लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। ये पंक्तियां चरितार्थ होती है आयाम करियर एकेडमी पर। ये वो संस्थान है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उत्तरी भारत के तमाम इंस्टीट्यूट अलग और एक तरफ आयाम, यानी आधे में देवी देवता और आधे में खेतरपाल। जब भी रिजल्ट की बात आती है CUET की तो सबसे पहले चर्चा होती है आयाम की, क्योंकि उत्तरी भारत में सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला ये संस्थान है और इस संस्थान के संचालक हैं रवि जी मांडिया। आपका स्वागत है जी। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र मधुकर और आप देख रहे हैं भारत प्रेस। रवि जी, पहला सवाल आपसे ये है कि जब भी CUET की बात आती है तो सबसे पहले आयाम की बात आती है। आयाम की ऐसी खास बात क्या है कि रिजल्ट को लेकर ये हमेशा जो है सर्वाधिक यानी अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहता है? इसका मुख्य कारण क्या है? बिल्कुल मधुकर जी, CUET में आयाम का नाम इसलिए कि उत्तरी भारत नहीं, पूरे भारत में CUET के लिए सबसे पहले कोई संस्था ओपन हुई या जिसने सबसे पहले शुरुआत की वो आयाम इंस्टीट्यूट सिकरी था। उसमें थोड़ा गाइडेंस पहले था, हमारी एजुकेशन वहाँ से हुई थी, इस चीज़ का थोड़ा नॉलेज था। और जो सारी फैकल्टीज़ हैं CUET डिवीजन के अंदर वो भी सारी DU, JNU, BHU सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की हैं। तो एक आप पढ़ाना, एक आप वहाँ से पढ़े हो तो उस प्रकार उस हिसाब से आप उन बच्चों की काउंसलिंग होना, उसके बाद में एग्ज़ाम के बाद में काउंसलिंग, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर वहाँ के इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए ही टीचर्स अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसके रिजल्ट में 5-10% और ग्रोथ होती है। तो पहले शुरुआत करना, उसके बाद में एक पूरा, जैसे मान लो कि कोई भी संस्था, कोई भी जैसे मान लो कि IIT का कभी किसी ने ओपन किया होगा कोटा के अंदर, तो जो पहला शुरुआत करता है वो हमेशा आगे रहता है। ये आपके माइंड में क्यों आया और कब आया? ये बिल्कुल से पहले क्या है कि एक DU को छोड़ के बाकी सभी, जैसे JNU का एंट्रेंस एग्जाम JNU अलग लेता था, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान से पढ़ा हुआ था तो वहाँ के लिए अलग से होता था, BHU का अलग से होता था। फिर मेरे मैं जब MSc करता था सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में, तब मेरे एक प्रोफेसर थे, वो उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र हो गए, आलोक जी नाम था उनका। वो DU में थे, तो उस समय जब ये प्लान हो रहा था DU में कि भाई इस बार DU जो है वो एंट्रेंस एग्जाम में जाएगा, तो जो मेरे गुरुजी थे उन्होंने मुझे ये कहा कि रवि इस बार एक ऐसी एग्जाम शुरुआत हो रही है, तो हम नीट पहले से चला रहे थे, IIM 2017 से चल, तो उन्होंने ये कहा कि रवि ऐसा है तो जो इसमें तू स्टेप देख सकता है। तो जब अनाउंस हुआ था CUET, उससे पहले IIM ने बहुत ये साल कौन सा था? 2022 में आपने इसकी शुरुआत कर दी। शुरुआती दौर में परिणाम किस तरह के रहे? शुरुआती में तो कोई मतलब लगातार 4 साल से AR फेस्ट IIM की है और हाँ, पहली साल में इतना लोगों को नहीं पता था तो स्ट्रेंथ उस हिसाब से थी। अब जिन व्यक्तियों को इसकी जानकारी नहीं है उनको जानकारी भी हो जाए। सिलसिलेवार हम चर्चा करेंगे कि CUET क्या है। CUET क्या है सर, जैसे अभी जैसे 2 एग्जाम के बारे में लोग जानते हैं, एक IIT है और एक NEET है। IIT देश की टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज जिसमें बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए IIT का एग्जाम होता है और मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए NEET का एग्जाम होता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट है और भी बहुत से इंस्टीट्यूट एजुकेशन चलाता है, तो जिसमें 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें बहुत बड़े नाम है, JNU है, BHU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज हैं वो देश की टॉप 10 कॉलेज अगर आप गूगल पे करोगे तो 1 नंबर पे हिंदू है, मिरांडा है, स्टीफन है, LSR है, वो सारी DU की कॉलेज है। उनमें एडमिशन लेने के लिए आपको CUET देना पड़ेगा। IIM के स्टूडेंट्स गए भी हैं वहाँ? IIM के स्टूडेंट्स की मैं बताऊं आपको सर कि 385 स्टूडेंट दिल्ली के नॉर्थ कैंपस की 9 कॉलेज में है। अच्छा जी। और इतना बड़ा रिजल्ट देने के पीछे आपका मतलब कितना मैन सोर्सेज लगा है? मेन सोर्सेज का ये है कि सर जैसे साइंस, मतलब अभी गार्जियंस में क्या है कि गार्जियंस तो उतना नॉलेज नहीं रखते, लेकिन स्कूल है या कैरियर, मतलब गार्जियन अपने बच्चे की कैरियर काउंसलिंग नहीं कराता। ये सबसे बड़ी दिक्कत है गार्जियंस में। वो बिना बच्चे के ऊपर से मतलब जो जानते हैं उतना ही कि उसके नंबर आ रहे हैं मैथ में 39 10th क्लास में, और वो उसको IIT JEE की तैयारी करवा रहे हैं, जबकि वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा, अपने देश, ये अपने देश की नहीं कह सकता, साउथ में तो बहुत अच्छा है, अपने यहाँ अपने एरिया के अंदर आर्ट्स को है उसको बहुत छोटा मानते हैं, और कोई भी स्कूल या कोई भी संस्था है वो उसके हिसाब से ही टीचर रखती है। आप जो रिजल्ट की बात कर रहे हो तो अपने जो ह्यूमैनिटीज़ के टीचर हैं
वो जैसे मैं आपको ज्योग्राफी के टीचर की बताऊं, जो खुद सर है, हैरी सर है, तो हैरी सर की पूरी एजुकेशन, यूजी पीजी पूरी एजुकेशन है वो जेएनयू से हुई है। उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की है लंबे टाइम। तो वो टीचर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं क्लास में, और एक स्कूल वाले ये कहते हैं कि कोई भी आदमी है, आर्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है, कोई एलिजिबिलिटी नहीं, आओ और पढ़ाओ। ठीक है, तो उसमें और जो है उन्होंने तैयारी की, यूपीएससी की तैयारी की, वो जो क्लास में डिलीवर करते हैं, बाकी कोई डिलीवर करते हैं उसमें दिक्कत है। तो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं वो जेएनयू से हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं वो बीएचयू से हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं वो बीएचयू से हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, मतलब अपने जैसे इधर सारे सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपने लिए। हाँ, शिक्षकों की एक विद्वान टीम आपने इकट्ठी की है। अच्छा, एक सवाल ये है कि सीयूईटी की एग्जाम कब लगती है और इसकी तैयारी कब करनी चाहिए? सीयूईटी की एग्ज़ाम सर मई एंड और जून फेस्ट में होती है, मई एंड में स्टार्ट हो जाती है। और इस बार बस ये है कि सूचना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके फॉर्म हमेशा मार्च में आते थे, इस बार इसके फॉर्म 3 जनवरी को ही आ गए। अच्छा जी। और वो इस 30 तारीख को लास्ट डेट है, उस जनवरी, मतलब 30 जनवरी लास्ट डेट है। अच्छा जी, तो इसके बाद फॉर्म नहीं भरे जाएंगे? हाँ, फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, मतलब इस बार नीट से पहले फॉर्म इसके आए हैं। अच्छा, तो लेकिन जो अपीयरिंग है 10+2 में, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल, जो 12वीं में अपीयरिंग है वो फॉर्म भर सकते हैं, जो ड्रॉप आउट है वो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें वो जो 12वीं में बच्चा वो भर सकता है। अब जैसे पिछली बार सफल हुआ लेकिन उसने एक सीट रोक दी, क्या उनको मिलेगा? वो दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। कोई इशू नहीं है? नहीं, ठीक है। तो जरा ये बताइएगा कि ये सिलेबस किस तरह का होता है, और 10+2 के बाद तैयारी करनी चाहिए या पहले तैयारी करनी चाहिए? नहीं, जैसे सर कंपटीशन एग्ज़ाम हो गया, कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे पहले कोई समय मेडिकल कॉलेज में भी परसेंटेज पे एडमिशन होता था, फिर एम्स की अलग से एग्ज़ाम हुई, आरपीएमटी अलग चालू हुई, फिर एक कॉमन एग्ज़ाम नीट कर दिया। तो डीयू में 2022 से सीयूईटी आने से पहले डीयू में एडमिशन लेने के लिए 95% जिसके 12th क्लास में आते थे उससे ऊपर वाले बच्चे का ही डीयू में सिलेक्शन होता था अच्छी कॉलेज में। तो मतलब ये हो गया कि अपने जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं उनके लिए वो चीज़ ही बंद हो गई। मेट्रो सिटी के बच्चे, जो सीबीएसई के जो अच्छे बच्चे थे उन्हीं का, जैसे एलएसआर की, ये एसआरसीसी की 100% पे कट ऑफ जाती थी। ये मैं सरकार का एक अच्छा स्टेप था कि इन्होंने उस चीज़ को बंद करके एक एग्ज़ाम लाए, है ना, और एग्ज़ाम के तहत उन्होंने एडमिशन चीज़ की समरूपता कर दी। हाँ, समरूपता कर दी, जिससे ग्रामीण प्रवेश का जो अंतिम छोर पे बच्चा बैठा है उसमें भी अगर काबिलियत है तो वो एग्ज़ाम दे के वो जाए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। तो अभी मतलब कुल मिलाकर के परसेंटिज का निर्धारण नहीं है, नहीं, प्रतिशत वाला ही बैठ सकता है? नहीं, वो नहीं है, पास आउट होना चाहिए 12वीं क्लास में, वो एक 50% मिनिमम एलिजिबल। अब एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब 10+2 या 11th का ही पाठ्यक्रम आ रहा है तो फिर हम घर पर पढ़कर क्यों तैयारी नहीं कर सकते? देखो सर, 10+2 का ही पाठ्यक्रम नीट में आता है, वही पाठ्यक्रम जेईई में आता है, सिलेबस उससे बाहर नहीं आता है। 2 अप्रोच होती हैं। कोई स्कूल, कोई भी स्कूल, मान लो आप स्कूल संचालक हो, मैं कोचिंग संचालक हूँ, तो स्कूल संचालक क्या करता है कि बच्चे को परसेंटेज पे काम करवाता है। वो पेरेंट्स से जो प्रॉमिस करता है वो उसके बाद 12वीं के परसेंटेज की प्रॉमिस करता है कि हम इसके 70% बनवा देंगे, इसके 80% बनवा देंगे, इसके 90% बनवा देंगे। तो वो स्कूल में जो प्रैक्टिस कराते हैं ना, तो वो थ्योरेटिकल प्रैक्टिस कराते हैं, वो प्री बोर्ड लेते हैं कि लिखो करो, वो है। और कंपटीशन एग्जाम में उसका उल्टा है, उसमें ऑब्जेक्टिव आता है। तो आप इस चीज़ को समझें कि थ्योरेटिकल चीज़ अलग है और ऑब्जेक्टिव चीज़ अलग है। मैं जैसे थ्योरेटिकल चीज़ क्या होती है, जैसे मान लो एक पर्सन है कि राजेंद्र मधुकर कौन है, मुझे आपके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है, तो लेकिन फिर भी मैं अगर छोटा लिखूंगा कि राजेंद्र मधुकर एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, वो सीकर के निवासी हैं और वो हिंदी के अच्छे एंकर भी हैं, लेकिन अगर कंपटीशन एग्जाम में ये पर्सन ये थ्योरेटिकल आया तो 2 नंबर का है तो मेरे को 1 नंबर देना पड़ेगा, चाहे कोई भी कॉपी चेक करे। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये आ गया राजेंद्र मधुकर कौन है, पापा के नाम आ गए 4। अब मुझे पापा का नाम नहीं पता आपका, तो वो मेरा गलत होगा तो वो नेगेटिव और लेके जाएगा। बिल्कुल। तो ये अप्रोच अलग है। बिल्कुल, आपने एकदम सही बात कही रवि जी। और एक जानकारी और चाह रहा था कि हर कोई कंफ्यूज्ड है कि यार कौन से संस्थान को चयन करें, और संस्थान चयन करते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, और फॉर्म भरते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। देखो सर, 2 सवाल आपके पास। संस्था का तो
पेरेंट्स पे है, जहाँ अच्छा लगे वहाँ पढ़ाएं। मेरा मानना है कि एक बार सभी संस्थाएं देखनी भी चाहिए, और मेरा कभी अप्रोच नहीं रहा कि मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि आप एडमिशन लो, वो अभिभावकों पे है। मैं आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म भरते समय क्या सावधान रखनी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट, मैं तो ये मानना कि इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। तो मैं सभी अभिभावक, बच्चे और स्पेशली ई मित्र वालों साथियों से निवेदन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो बच्चे फॉर्म भराने उन्हीं के पास जा रहे हैं। तो मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि फॉर्म में सरकार की तरफ से छोटी सी गलती है कि वो 3 सब्जेक्ट भरने के बाद में एक ब्रेक दे रहे, फिर वो 2 सब्जेक्ट भरा रहे। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि आप 5 के 5 सब्जेक्ट फिल करें। 5 सब्जेक्ट में क्या भरें आप? एक कोई भी लैंग्वेज भरें, हिंदी या इंग्लिश में, जो भी आपकी बच्चे की अच्छी है। दूसरा, कोशिश करें इंग्लिश हो तो बेहतर रहेगा। ठीक है। दूसरा, 3 डोमेन भरें। डोमेन सब्जेक्ट वो भरें जो आपके 12th क्लास में, जैसे एग्जाम्पल के रूप पे अगर आपके मैथ है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भरो, बायो है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भरो, आपके आर्ट्स है तो ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस है तो वो भरो। और एक 5वां सब्जेक्ट है वो जनरल टेस्ट भरें, GAT भरें। एक तो ये मोटी चीज़ है, ये भरना ही है। अगर ये नहीं करते हो तो आप आधी से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। दूसरा, एक राजस्थान में एक छोटी सी बच्चों की दिक्कत आती है कि स्कूल में बच्चों के हिंदी साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर होती है। तो 1 साल पहले तो ड्यू उन लोगों को बच्चों को लेती नहीं थी, तो सारे बच्चे बाहर थे। पिछली बार कोई बच्चे हाईकोर्ट वगैरह गए, तो इस बार ड्यू ने ये कहा है, क्यों नहीं लेते? उन्होंने वो डोमेन नहीं माना। ड्यू में एडमिशन लेने के लिए एक लैंग्वेज 3 डोमेन कंपलसरी है। अच्छा। ये कंपलसरी है। और उन्होंने हिंदी और इंग्लिश को डोमेन में नहीं लिया। हाँ, एक लिटरेचर ले सकते हैं। एक लिटरेचर ले सकता है। तो इस बार अब ये है कि अगर जिनके पास ये समस्या है कि जिनके हिंदी साहित्य या इंग्लिश लिटरेचर है, तो फिर वो 2 लैंग्वेज लें। लैंग्वेज में 2 भरें, हिंदी और इंग्लिश, और 2 डोमेन भरें और एक जनरल टेस्ट भरें, तो आप एलिजिबल हो जाओगे उसके। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। हाँ, ये इसकी वजह से सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। अच्छा रवि जी, अभी भी किसी ने मन नहीं बनाया है और वो चाहता है कि थोड़ी जानकारी, गहन अध्ययन करें, विस्तृत जानकारी मिले और आयाम में आए आकर के और वो कंसल्टेंसी लें, तो उसका कोई चार्जेस नहीं? कोई चार्जेस नहीं है सर। मेरा ये मानना है कि ना, आयाम में कोई भी बच्चा अपने बच्चे की 10th के बाद, 11th के बाद, 12th के बाद कैरियर काउंसलिंग करा सकता है। कोई चार्ज नहीं है, आप कॉल करके आ सकते हैं। और ये भी नहीं है कि अगर आपका बच्चा IIT के लेवल का होगा तो हम ये कहेंगे ये IIT लेवल का है, इसको IIT की तैयारी करवाइए। ये बच्चा नीट का है, इसको नीट की करवाइए। ये NDA का NDA। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की कैरियर हत्या नहीं करें। आप अपने बच्चे की 10th के बाद में कैरियर काउंसलिंग, उसका साइकोमेट्रिक टेस्ट, उसका इंटरेस्ट टेस्ट, उसका IQ लेवल टेस्ट कराने के बाद में ही उसका 11th में सब्जेक्ट का चयन करें और उसको तैयारी करवाएं। जो अभिभावक या विद्यार्थी अभी भी चिंतन कर रहे हैं कि CUET का फॉर्म भरें या नहीं भरें, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? देखो सर, ये बड़ी चीज़ है। CUET एक वो एग्ज़ाम है देश का जिसके थ्रू आप BTech कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप BSc कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप BA कर सकते हैं। अब जैसे कुछ लोगों का एक सवाल है कि BSc तो SK कॉलेज में भी होती है, तो मैं उनको वो ऐसे समझे कि BTech तो फिर सिक्कर में भी कुछ प्राइवेट कॉलेज में भी होती है। मतलब एक मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी का, लेकिन कोई इंस्टीट्यूट है उसमें भी हो रही है, और एक IIT बॉम्बे में भी होती है। नौकरी, जो बेरोजगारी की दर है वो ऐसे नहीं है। लोग 1 वीक सीरीज पढ़ के और BA करके B.Ed करके कहते हैं कि हम हमारे पास डिग्री होगी, हम बेरोजगार हैं। नहीं भाई, आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की। हर इंस्टीट्यूट का एक नाम होता है। आप अगर हिंदू कॉलेज से, लेडी श्री राम से, SRCC से, आप JNU से, आप BHU से आप पढ़ते हो, तो उसका एक अलग ऑरा है लोगों के दिमाग में। जब आप डिग्री लेके जब किसी इंटरव्यू में बैठते हो, जब आप किसी कंपनी में बैठते हो, तो एक आपकी डिग्री मतलब हिंदू कॉलेज से पढ़ा हुआ है, एक आप किसी जिले स्तर की में पढ़ाओ, तो वो मतलब अगर मैं उसकी जगह हूँ तो मैं तुरंत हिंदू वाले को प्रेफर करूँगा। बिल्कुल। तो एजुकेशन का ये नहीं है, एजुकेशन तो बराबर है। कुछ अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे जाकर के UPSC की तैयारी करें। बिल्कुल। उसमें ये CUET की कितनी भूमिका है? देखो सर, UPSC का क्या है कि मेरा ये मानना है कि कुछ सेक्टर बने हुए हैं। मैं हमेशा पेरेंट्स को ये कहता हूँ, आपको नीट JEE CUET के लिए ये कराना, आप सीकर करो। RS की तैयारी करानी तो आप जयपुर जाओ, और आपको UPSC की तैयारी करानी तो आप दिल्ली जाओ। यहाँ तक तो आप पहुँच गए। आगामी आपकी कौन सी योजनाएं हैं? जैसे CUET के बाद हमने इस साल क्लेट
चालू किया था। और क्लेट में जैसे अभी आया हुआ है बच्चा, हमारे 2 बच्चियों को पहले ही राउंड में सोनीपत NLU मिल गया, एक बच्चे का पुणे लॉ कॉलेज मिल गया। तो क्लेट भी एक ऐसी प्रोफेशनल डिग्री है लॉ NLU जो मैं ये मानता हूँ कि IIT के इक्विवेलेंट है। और मेरा ये मानना है कि अब झुंझुनू, सीकर, चूरू के लोगों को और इनको भीड़ चाल से दूर अपने बच्चों को ले जाना चाहिए। और इसका एक इम्पैक्ट ऐसे देखना कि इसका इम्पैक्ट क्या आया, कि भेड़ चाल का इम्पैक्ट क्या है कि इस बार RS की रिजल्ट आया, सीकर, चूरू, झुंझुनू का कोई बच्चा टॉप 10 में नहीं था। उसका एक मुख्य कारण था कि जो पिछले 10 साल में जो अच्छा ब्रेन था ना, वो कुछ ही जगह खपत हो गया। हाँ, वो नीट में चला गया, वो हाँ कुछ ही जगह खत्म हो गया, वो उस लाइन से हट गया। दूसरा RGS का रिजल्ट आया, 10 में से 9 लड़कियां। और मैं ये कहता हूँ कि मेरा पर्सनल ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील से ताकतवर इस देश में कोई नहीं। उसके जितना पैसा कोई नहीं कमाता, उसके जितनी लाइजनिंग किसी के नहीं होती, उसके जितना सामान मतलब जो भी चाहिए। आप जुडिशरी में जज होता है तो मैं तो ये कहता हूँ जज और कलेक्टर में कोई ऐसा मानता है नहीं, वो भी उतनी पावर रखता है, वो भी उतनी पावर रखता है। आप UPSC में जाओ तो आप, कुछ लोग कहते हैं कि भाई एक प्रोफेशनल डिग्री कर लो फिर UPSC की तैयारी करो, तो आप सेफ जोन में रहते हो कि मैं जिसकी इच्छा ही डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की है, तो उनको क्या कहेंगे? नहीं, जिसकी मान लो किसी का पैशन नहीं हो कि मुझे करना, तो वो करे। लेकिन ये हो नहीं रहा है, होड़ नहीं होनी चाहिए। आपके बच्चे की, जैसे मैं ये बताऊं, क्लेट में कोई सिलेबस वैसे नहीं आता, इंग्लिश आती है, जीके आता है, लीगल आता है। तो किसी बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी है लेकिन उसका साइंस अच्छा नहीं है, तो वो क्यों करे? उसको जबरदस्ती, उसको आप क्लेट की तैयारी करो ना, अगर उसकी इंग्लिश अच्छी है तो वो उसमें करेगा और वो उसमें बेहतर करेगा। ये एग्जाम्पल है। जैसे मैं जिस नवोदय से पढ़ा हूँ, हमारे सीनियर्स थे, वो पढ़े, तो हमारे कैरियर काउंसलिंग का बहुत पुराना दौर है। तो इसीलिए आप नवोदय विद्यालय, आप सीकर में देखो, नवोदय के एलुमनी देखो, आपको हर प्रशासनिक सेवा में मिल जाएंगे, जज मिल जाएंगे, डॉक्टर मिल जाएंगे। तो वहाँ ये नहीं था, वहाँ हमारे सीनियर जो आते थे ना, वो रियल में निकाल के देते कि तेरे को इसी की तैयारी करनी है। मेरे साथ 13 बच्चे JNU गए थे उसमें, आज भी एक ही आदमी ऐसा नहीं है जो बेरोजगार है। लगभग सारे सरकारी जॉब में, जो प्राइवेट में, वो अपनी प्राइवेट में बहुत अच्छी जगह पे। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये चीजें, कैरियर बहुत ऑप्शन है, वो लोगों को सोचना पड़ेगा। कैरियर काउंसलिंग आपको अवश्य करवानी, मतलब मैं कह रहा हूँ किसी आप जाए या नहीं जाए, मैं कह रहा हूँ आप चाहे गांव में, जैसे गांव है मेरा दिशनाऊ, अगर आप दिशनाऊ की सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो ना, तो भी आप 10th के बाद में एक बार कैरियर काउंसलिंग करवा के ही सब्जेक्ट चॉइस करवाएं और पूरी जानकारी लें कि ये लोगों को, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि पीछे हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया तो हम प्रिंसिपलों को गैदर किया, तो प्रिंसिपलों को भी ये आइडिया नहीं है कि जैसे एक एग्जाम CUT क्या है, ये है, क्लेट की तैयारी भी होती है क्या, है ना। एक एग्जाम 1 साल पहले चालू हुआ NCT, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत है वो। तो अब जो अपने जो BEd BSc चल रहा है वो बंद करिए सरकार ये करिए कि जो अच्छे टीचर पैदा करेंगे, तो IIT, NIT, रीजनल एजुकेशन और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से BSc BEd, BA BEd, BCom BEd। अच्छा, आप IIT जोधपुर से IIT JEE के एग्जाम के अलावा NCT के थ्रू भी IIT में जा सकते हो। ऐसा है। लेकिन वो लोगों को नहीं पता, टीचर तो वही पढ़ाएंगे उनको एक टीचिंग एप्टीट्यूड का टीचर क्या CUT के जरिए भी जा सकते हैं? CUT के जरिए IIT में नहीं जा सकते। IIT में जाना है तो आप NCT के थ्रू जाओ। हाँ, CUT के थ्रू, लेकिन ICR में BTech कर सकते हो। और एग्रीकल्चर का आने वाले टाइम में बहुत अच्छा फील्ड आएगा। एग्रीकल्चर का फील्ड फ्लॉप नहीं होगा, क्योंकि आपके पास सीमित भूमि तो सीमित है, इंडिया के पास जनसंख्या ज़्यादा है। अब ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है और है, ये सारा चीज़ एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के ऊपर ही है। तो कोई भी सेक्टर, AI किसी भी सेक्टर को खा सकता है, एग्रीकल्चर के सेक्टर को नहीं खा पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, आपने बहुत सारी ढेर सारी जानकारी दी। साक्षात्कार के अंतिम चरणों में है, कोई बात रह गई जो आप कहना चाहते हैं? मैं तो सभी से ये कहना चाहूँगा कि 30 जो बच्चे अभी 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, तो उनके प्रैक्टिकल चल रहे हैं, उनकी एग्जाम है, तो बच्चे सोचते हैं कि एग्जाम के बाद में देखें, तो बाद में देखने के लिए 1 साल खराब होना है। तो जो भी अभिभावक हैं या जो भी मित्र वाले हैं, जो टीचर्स हैं, जो गवर्नमेंट टीचर हैं, वो जो 12वीं क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है, उस बच्चे को, जैसे कॉमर्स है, जैसे मान लो चलो मैथ के बच्चे के लिए IIT है, बायो के बच्चे के लिए नहीं, कॉमर्स के बच्चे के लिए तो DU है। तो उन बच्चों के फॉर्म भरवाएं, उनको बताएं कि 30 तारीख तक फॉर्म भरें और 5 के 5 सब्जेक्ट भरें। इतनी जानकारी आप उन बच्चों तक पहुंचाने का कष्ट करें। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, आपने हमको समय दिया। इसी के साथ लेते हैं विदा। धन्यवाद। धन्यवाद सर।